अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान और आज प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे मुर्तज़ा डार साहब, फ़हीम सिद्दीकी साहब, सुहेल भट्टी साहब, जबकि सना मिर्ज़ा भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, वो वक्त आ गया जिसका इंतजार था। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिया में ये कहा गया है कि इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएंगे। इलेक्शन के इस माहौल को देखते हुए मासिवाय मुस्लिम लीग नून के तमाम सियासी जमातें ही इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन की शफाफियत पर भी बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि सियासी जमातों की जानिब से निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से मुल्क में जल्द साफ शफाफ आम इंतखाबात करवाने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। आज इलेक्शन कमीशन ने यह कह दिया है कि हल्का बंदियों की भी इब्तदाई जो फहरिस्त है वो 27 सितंबर को शाया कर दी जाएगी, जबकि हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समात के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। इससे जुड़ा जो सवाल हमारा है वो यही है कि क्या इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाने में कामयाब हो सकेगा? मुर्तज़ा डार साहब। सबसे पहली और खुशाइन बात तो ये है कि इलेक्शन का अनाउंस कर देना इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि जी जनवरी में इलेक्शन होना हर हाल में मकसूद है। आपको याद होगा, अब से कुछ हफ्ते कबल भी पहले जब हम ये बातचीत कर रहे थे तब भी मैंने आपको कहा था कि जी मुझे तो इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं और इसमें बड़ा जो फैक्टर है वो इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट है, इंटरनेशनल प्रेशर है। आपको याद होगा जब IMF ने हमें हमारी नाक से लकीरें निकलवाने के बाद जब ये एक अमाउंट दी, $1 अरब से कुछ रकम जो ज़्यादा थी, तो उस वक्त भी ये ख़बरें आईं, इसका जिक्र हुआ, इसके हवाले से बातचीत हुई, मीटिंग्स हुई कि पाकिस्तान के जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको आगे बढ़ना ज़रूरी है, जो मुल्की हालात हैं उसका बेहतर होना ज़रूरी है। और अब उसके बाद जब एक नया इंटरिम सेटअप आ गया, इलेक्शन की जानिब बढ़ने लग गए, तो हमने देखा खबरें आने लग गई कि जी अमेरिका की जानिब से उनके सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की आप ट्वीट देखिए, एंटनी ब्लिंकन की, आप उनके वाइट हाउस में जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बयानात सुने पाकिस्तान से मुतालिक, उसमें हर जगह उन्होंने डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, इलेक्शंस इलेक्शंस इलेक्शन का जिक्र किया। उनके यहाँ पर मौजूद एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम ने जो है मुलाकातें भी की, इलेक्शन कमिश्नर से UK की जो यहाँ पर खातून अभी रिसेंटली अपॉइंट हुई उन्होंने भी मुलाकातें की। सो फ्राम द US साइड इलेक्शन होना या डेमोक्रेटिक प्रोसेस का आगे बढ़ना वाज लुकिंग लाइक वन ऑफ द कंडीशंस कि जी जिस ये होगा तो हम आगे मामलात को लेकर चलाएंगे। तो अगर आप टोटल अपनी मर्ज़ी, मंशा या ख्वाहिशात के मुताबिक मुल्क के मामलात चलाना चाहें तो वो आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन उसमें बहुत सारे मामलात जुड़े हैं जिसमें फ़ाइनेंशियल मामलात सबसे ज़्यादा लीड करते हैं। आपका मुल्क IMF से लिए गए पैसे के ऊपर लार्जली डिपेंड करता है, उस पर चलता है। दुनिया के बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं वो इन्हीं ममालिक के ज़ेर कंट्रोल हैं, क्योंकि उनको लार्जर फंड जो है इन्हीं ममालिक की जानिब से जाता है, तो आपको उनके प्रेशर्स को झेलना पड़ता है और इवेंचुअली देयर इज़ नो वे आउट। आइन कानून में भी ये लिखा है कि आपको 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने हैं। तो चुनाचे इस जानिब चीज़ें बढ़नी। हाँ, जो आपका सवाल है साफ शफाफ वाला, पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक मुझे कोई इलेक्शन बताइए जिसके हो जाने के बाद हमने कहीं से कोई आवाज़ सुनी ना हो कि जी साफ शफाफ हो नहीं पाए। इलेक्शन का प्रोसेस, इलेक्टोरल निज़ाम जितना है वो हमारा फरसूदा है, ऑब्सोलीट है, कन्वेंशनल है, उसका बदलना ज़रूरी है। अगर वो नहीं बदलेगा तो ये शोर आप आज हम बात कर रहे हैं, 1-2 महीने बाद ज़्यादा बात हो रही होगी और इलेक्शन के बाद में भी बात हो रही होगी, कोई नताइज तस्लीम नहीं करेगी जमात, किसी का गिला शिकवा होगा, कहीं पे फुटेज ऐसी आ रही होंगी, कहीं पे कोई ऐसी तस्वीरें आ रही होंगी, कहीं पे कोई लड़ाइयाँ हो रही होंगी, कहीं बैलेट बॉक्सेस जो है वो हमें पता लगेगा जी हमारे रिपोर्टर हमें रिपोर्ट करें जी फलानी जगह पे बैलेट बॉक्सेस पकड़े गए वगैरह वगैरह। सो ऐसे धांधली के बहुत सारे मामलात आएंगे। हाँ, जिन जगहों पर या जिन गवर्नमेंट्स ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जोर दिया जिसमें प्रीवियस गवर्नमेंट थी, उसका जिक्र तो हमने बहुत ज़्यादा सुना, उसके ऊपर अमल नहीं हो सका, लेकिन बहुत कम ये बात जानते हैं लोग कि इसका इनिशिएटिव लिया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, 2011-12 की ये बात है, और उसमें सदर जरदारी साहब की जानिब से बहुत एम्फसाइज था और उस वक्त की कुछ टीम मेंबर्स को भी मैं जानता हूँ जिन्होंने इसमें ख़ास रोल प्ले किया और ट्रेनिंग्स के लिए पाकिस्तान से बाहर गए। सो इसकी ख्वाहिश बहुत पुरानी है। प्रीवियस गवर्नमेंट जो PTI की थी उसने इसके ऊपर खासा जोर डाला, इसके ऊपर अमल पैरा भी होने की कोशिश की, लेकिन वो नल एंड वॉइड हो गया। क्यों? क्योंकि मैनुअल खाता रजिस्टर सिस्टम ना हमारे यहाँ ज़्यादा चलता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आप मैनेज कर सकते हैं। सो साफ शफाफ होने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह अभी भी इंटैक्ट है। बिल्कुल ठीक है। सना मिर्ज़ा, मैं आपकी जानिब आ जाती हूँ। इलेक्शन कमीशन की एक बड़ी अनाउंसमेंट हमारे सामने आ चुकी है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन तो हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन को शफाफ बनाना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इसको इलेक्शन कमीशन यकीनी कैसे बनाएगा?
देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर आप 70 की दिहाई के एक इलेक्शन को छोड़ दें तो किसी भी इलेक्शन को मुनसिफाना और ट्रांसपेरेंट नहीं कहा गया। मेरा ख्याल है हर इलेक्शन के ऊपर सवालात उठते हैं। जो पार्टी हारती थी ट्रू। वो ये कहती थी कि इलेक्शन मुनसिफाना नहीं हुए, जो जीतती थी वो नताइज एक्सेप्ट कर लेती थी। तो मेरा ख्याल ये है कि किसी भी इंतखाबात जो माजी के पाकिस्तान में रही हूँ उस पे हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। फिर खास तौर पर हमने 2018 के इंतखाबात में जो कुछ होते हुए देखा, जिस तरह आरटीएस सिस्टम को मैनिपुलेट करके इस्तेमाल किया गया किसी एक जमात के लिए, उसका खुमियाजा पूरी कौम ने भुगता। और सबसे बढ़कर ये कि खुद वो इदारा जो कि इसमें इन्वॉल्व था उन्होंने भी एक मौके पर हाथ जोड़ लिए कि हाँ गलती हुई और उस गलती को अब दोहराएंगे नहीं। लेकिन आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, हमेशा से पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात मैनिपुलेट किए गए हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर इस मर्तबा भी इंतखाबात मैनिपुलेट अगर तो नहीं किए जाते तो जो एक्सपेक्टेशंस हैं इन पॉलिटिकल पार्टी की वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो सकेंगी। क्योंकि हमें मानना पड़ेगा कि जिस जमात को 2018 में स्पेस दिया गया उस जमात की कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ सिंपैथी वोट की सूरत में इस वक्त मौजूद है। इलेक्शन कमीशन कितना ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाता है ये तो इलेक्शन कमीशन पर मुनस्सिर है, लेकिन नताइज क्या आते हैं ये एक सबसे बड़ा खौफ है जो कि सियासी जमातों के अंदर मौजूद है। तो आई थिंक बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि इस पे रिजर्वेशन शो कर सकती हैं, लेकिन जिस तरह पीपल्स पार्टी ने पहले से ही यह ऐलान शुरू कर दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब यह है कि या तो वो नताइज से और अपने ग्राउंड वर्क से बखूबी आगा है या उनको ये पता है कि अगले इलेक्शन के बाद होने क्या जा रहा है। लेकिन कहने वालों की फिर भी ये राय है कि इलेक्शन के बाद एक हंग पार्लियामेंट की सिचुएशन होगी, किसी भी जमात को सब कुछ प्लेट में रखकर नहीं दिया जाएगा। तो अब एक दो किस्म की फिलॉसफीज मौजूद हैं, लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन कलीदी रोल अदा करेगा कि कैसे कंडक्ट करवाता है। पिछली मर्तबा भी जब कंडक्ट करवाने की कोशिश की गई थी तो बहुत से सवाल उठे थे इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर, और फिर इलेक्शन के दिन तो खैर जो कुछ हुआ वो हमने भी देखा, बैलेट बॉक्सेस पूरे लेकर लोग रवाना हो गए थे उन जगहों से जहां इलेक्शन कंडक्ट हो रहा था। तो आई थिंक इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इवन जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है उनको भी पता है कि वो कहां खड़ी हैं, और पीपल्स पार्टी जो कि नून की इत्तेहादी रही है वो अब बिल्कुल अलहदा नजर आती है। फिर पीटीआई की जो स्ट्रेंथ है आप उसको ब्रेक नहीं कर सके हैं, स्पेशली सेंट्रल पंजाब में जो नून लीग का वोट बैंक है उसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आया वो वोट बैंक उनका साथ देता है या नहीं देता। तो आई थिंक बहुत सी चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज को भी है अदर देन कंडक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन कि वो कंडक्ट कैसे करता है इलेक्शंस को। तो आई थिंक ये आने वाले दिनों में उस वक्त वाज़ेह होगा जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने जलसे जुलूस शुरू करेंगी, तब उनकी स्ट्रेंथ से पता चलेगा कि आया उनका वोटर और उनका कारकुन किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है इलेक्शन में। बिल्कुल ठीक। फ़हीम, आपकी जानिब आ जाती हूँ। एक अलमिया है पाकिस्तान में, इलेक्शन से पहले ही मालूम होता है कि इलेक्शन जीतेगा कौन। तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन पर भी बहुत सारे सवालात तो खड़े हो रहे हैं। कारकर्दगी इलेक्शन कमीशन की इससे पहले भी क्या रही है हमारे सामने है। तो आपको क्या लगता है कि शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन इसे करेगा क्या? अच्छा, आपको पता है इलेक्शन कौन जीतेगा? ये आप बताएंगे, ब्रेकिंग और आने वाले टाइम में देंगे। अच्छा, चले मैं आपको चले एक तो ये बात बता देता हूँ कि देखिए मैं आपसे एक महीने से कह रहा हूँ कि इलेक्शन जो है वो 30 नवंबर के बाद 60 डेज में हो जाएंगे, और आप देख लीजिए कि 54 दिन में उन्होंने कह दिया। चले मैं आपको डेट भी दे देता हूँ। डेट नहीं दी उन्होंने। अच्छा। उन्होंने 30 नवंबर से अगर आप 54 दिन लगाएं तो 23 जनवरी बनती है, 31 का दिसंबर होता है। आप मजीद दिन लगा लें तो 23 जनवरी बनती है, लेकिन इलेक्शन होंगे 28 जनवरी को, ठीक है, संडे के दिन। ठीक है। अब आपका सवाल कि जनाब इलेक्शन जो है वो कौन जीतेगा ये सबको पता है, तो भाई पता है ना, क्यों नहीं पता हो। इस मुल्क में जिया दौर में जो जुनेजो साहब वजीर आजम लाए गए थे, या मुशर्रफ दौर में जमाली साहब और शौकत अजीज साहब वजीर आजम लाए गए थे, उसके अलावा जो लोग वजीर आजम आए उसके बाद जितने भी इलेक्शंस हैं, क्या उनमें कोई भी ये कह सकता है कि वो खुद आए थे? कोई नहीं कह सकता कि वो खुद आए थे। तो फिर इस दफ़ा भी यही होने दीजिए। इस मुल्क में होना तो यही है, एक मुक्तदर हल्के की आशीर्वाद के बगैर जो है यहाँ पर कोई हुकूमत नहीं बना सकता। ये सबको पता है, आम आदमी को भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। जब ये सबको पता है तो फिर इलेक्शन का जो भी ड्रामा है वो हो जाने दीजिए। अब इम्पोर्टेंट तरीन बात क्या है, जो आपका एक सवाल भी था कि इलेक्शन साफ शफाफ होंगे या नहीं। देखिए इलेक्शन साफ शफाफ कैसे होंगे? आरटीएस सिस्टम आपका पिछली दफा भी बैठ गया था। आज जो तमाम चीफ सेक्रेटरीज को और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को जो खत लिखा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, मैं उसे बगौर पढ़ रहा था, तो उसमें नीचे आके ये भी तहरीर था कि जनाब तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि जो रिटर्निंग अफसरान को टैबलेट्स दिए जाएंगे उनकी हिफाजत मुमकिन बनाए।
यानी इसका मतलब है कि आप इस दफ़ा फिर जो है किसी न किसी आरटीएस सिस्टम के ऊपर काम करने आ रहे हैं। और आरटीएस सिस्टम बैठ जाना ये तो मामूल की बात है। साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे इस मुल्क में। ठीक है, इस मुल्क में वही होगा जो सोचा जा चुका है, जिसका फैसला किया जा चुका है। एक हंग पार्लियामेंट आनी है, आ जाएगी। नवाज शरीफ साहब के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि उन्हें आने से के बाद जो है वो पहले जेल जाना पड़ेगा, और उन्होंने जो है वो जिद दिखा दी है, वो वापस नहीं आ रहे, उन्होंने तारीख बदल दी है। कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। नवाज शरीफ साहब वक्त पर आएंगे, आने के बाद जो कानूनी मामलात हैं उन्हें देखेंगे। 1-2 दिन में आपको सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एक दरखास्त आती हुई नजर आ जाएगी अभी 3 अक्टूबर के बाद। उसके बाद आप देख लीजिएगा किस तरह से उसके ऊपर तेजी से काम होगा और चीजें जो है वो निमट जाएंगी। असल मसला इस मुल्क का यह है कि इस मुल्क के अवाम को इलेक्शन से क्या मिलेगा, इसके ऊपर आए ना। इस मुल्क के अवाम को इलेक्शन से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, यही सवाल लेकर मुझे एक चीज जो है जो मिलेगी किसी हद तक। सॉरी, आप मायूसी ना उम्मीदी। ठीक है, मैं दूसरा सवाल लेकर आऊंगी आपके पास भी, लेकिन मुझे बिरादरी को मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, सुहेल के पास जाने दीजिए मुझे यही सवाल लेकर। सुहेल, आपको क्या लगता है इलेक्शन जीतेगा कौन? आपको भी पता है, हमें भी पता है, अब मेरे ख्याल से तमाम सियासी जमातें इसकी तरफ इशारा भी कर रही हैं। तो फिर ऐसे में क्या जरूरत है कि अवाम का पैसा जाया किया जाए इलेक्शन खेलकर? सना, पहली बात तो ये कि जो आपका सवाल है उसका एग्जैक्ट थोड़ा सा जवाब देके फिर उस तज्ज़िये पे जाएंगे। वो तो जवाब आज भी, अभी आप इससे पहले फ़हीम सिद्दीकी साहब बात कर रहे थे, उन्होंने जवाब दिया, और गुज़श्ता कई प्रोग्राम्स में वो ये बात आपको बता रहे हैं कि कौन इलेक्शन जीतेगा। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया कि उसने आज एक प्रेस रिलीज जारी करके मुल्क भर के अंदर जो गैर यकीनी की फजा थी वो खत्म कर दी। और उसके बाद फ़हीम सिद्दीकी साहब का बदसर शुक्रिया कि जिन्होंने 28 जनवरी की तारीख देकर जो एक थोड़ी बहुत गैर यकीनी की बात रह गई थी वो भी ख़त्म कर दी है। और हम दुआ गो हैं कि इसके जनवरी का जो आखिरी हफ्ता है और उसके बाद जो तारीख दी है फ़हीम सिद्दीकी साहब ने, इसके ऊपर कार बंद रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मामला आगे न निकल जाए जैसे हमारे यहाँ कुछ बैद नहीं होता। दूसरी गुजारिश ये है कि इलेक्शन के साफ और शफाफ होने की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, देखिए माजी के अंदर भी सिर्फ इल्ज़ामात नहीं लगते, बल्कि उसके अंदर शफाफियत के अंदर कहीं ना कहीं डिफरेंट लेवल के ऊपर मैनिपुलेशन होती है, गड़बड़ होती है, जिसके सबूत हमारे सामने होते हैं। इलेक्शन का मैकेनिज्म है, जब हम उसका बगौर जायजा लें, तो उसके अंदर इतने लूप होल्स मौजूद हैं। वो माजी की बात करें या आने वाले दिनों में जब इलेक्शन होंगे, तो एक मैनिपुलेशन, गड़बड़, नताइज को कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मुस्तकबिल के अंदर भी ये बात सिर्फ ऐसी नहीं है कि हम एक इदारे की जानिब इशारा करके कह रहे होंगे, नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज में, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तहसील लेवल में, यूनियन काउंसिल लेवल के अंदर अपनी प्लानिंग करती है, वो भी इन्फ्लुएंस करती है। भले वो वाजे जीत भी रहे हों, लेकिन फिर भी उसके काफ़ी सारे फैक्टर उनके कंट्रोल में होते हैं। तो जब हम साफ शफाफ इलेक्शन की बात करते हैं, जब तक हमारे पास एक ऐसा सिस्टम नहीं आ जाता जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम हो, जो दुनिया के अंदर बेशतर ममालिक के अंदर सिस्टम राइज है, और उसकी जो सिक्योरिटी है वो भी फुल प्रूफ जब तक ना हो, तो उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन साफ शफाफ हुए। तो ये मैनिपुलेशन का उसके अंदर रोल तो रहेगा। लेकिन जहां तक बात है कि अब जो इलेक्शन 2024 में अब बिलाखिर होने जा रहे हैं, इसके अंदर किस हद तक शफाफियत आ सकती है या कोई मैनिपुलेट कर सकता है, उसमें गुजारिश ये है कि जो ज्यादा मैनिपुलेशन के खतरात पैदा होते हैं ना, जब 2 या 3 पार्टीज के मबैन टफ मुकाबला हो, मुकाबला बड़ा जोड़ का पड़ रहा हो, वहां पे कोई ना कोई रोल प्ले करने की कोशिश करता है। 2024 के अंदर जो इलेक्शन होंगे उसके अंदर हमें जो एक बड़ी एक नून लीग की पंजाब के अंदर सबसे जो सख्त एक मुखालिफ हरीफ साबित हो सकती थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त जिस कड़े मरहले से गुजरना पड़ रहा है, तो हमें नहीं लगता कि वो उस तरीके के ऊपर अपनी कैंपेन कर पाएंगे, वो भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे और भरपूर तरीके से इलेक्शन कंटेस्ट कर पाएंगे। तो नून लीग की जो एक बड़ी सियासी हरीफ जमात है, तो वो तो पहले ही अपने माजी के इकदामात की वजह से एक मुश्किल वक्त से दुचार होगी, तो वो खतरा नहीं होगा। उसके बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, वो पीपल्स पार्टी कहती है कि ये नून लीग ने खुद तश्कील दी है, खुद कायम की है, वो उनकी अपनी एडजस्टमेंट के मुताबिक चलेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्यादा नून लीग ने पंजाब में ज्यादा कोई सर नहीं उठाने देना। तो यहाँ तक तो पंजाब की बात होगी, बाकी छोटी छोटी जमातों का इंडिपेंडेंट का मामला होगा। सिंध के अंदर हम बात कर लें तो वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके अपने एरियाज के अंदर खूब खुल खेलेगी। उसके बाद जो अगर इत्तेहाद बन गया GDA का, MQM का और नून लीग का, तो वो वहाँ पे जाके अपनी कोशिश करेंगे। तो मामला ये है कि वो जो एक सबसे ज़्यादा एक नेशनल लेवल के ऊपर जो एक घुमसान का रन पड़ सकता था, वो पड़ना था नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मबैन।
लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद ये घुमसान का रंग पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। जिस तरीके से इक़दाम, जिस तरीके से कार्रवाइयाँ, जिस तरीके से लीगल प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही है, तो लिहाजा एक मखसूस डिज़ाइन के मुताबिक इलेक्शन होंगे और जो नताइज होंगे वो आपको फ़हीम सिद्दीकी साहब ने पहले ही बड़े अच्छे अंदाज में समझा दिए। बिल्कुल ठीक है मुर्तज़ा, ये इलेक्शन हम यूं कह लेते हैं, बात कर लेते हैं कि जो ये इलेक्शन है वो अब पाकिस्तान के अवाम के पैसों से लड़ेंगे ये सियासी जमातों के नुमाइंदे। अब कुछ पाकिस्तान के अवाम की बात भी कर लेते हैं कि बेसिकली वो चाहते क्या हैं, उनको खुश करने के लिए इलेक्शन तो रखा जा रहा है, लेकिन वो सर्वेस क्या बता रहे हैं, ये खुद जो पाकिस्तान के अवाम है वो क्या कह रहे हैं, इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, अब इसे हम इग्नोर कर नहीं सकते क्योंकि सारी चीज़ें हमारे सामने है, खुलकर हमारे सामने है। पीटीआई की अगर हम बात कर लेते हैं तो पीटीआई को किस हद तक लेवल प्लेइंग फील्ड की इजाजत है? आप सूरत हाल क्या देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में किस तरह से पीटीआई को मजीद टाइट किया जाएगा? देखिए जी, लेवल प्लेइंग फील्ड तो तब होगी जब वो फील्ड में उतरेंगे। तो मुझे तो वो फील्ड में उतरते ही नहीं दिखाई दे रहे। वो उतरेंगे तो मुतालबा करेंगे ना कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। तो फिलहाल उनका क्वालिफाई करना इस राउंड के लिए, वो पहले मैचेस होते हैं ना, क्वालिफाइंग मैचेस, तो क्वालिफाइंग राउंड में मुझे लगता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो नहीं आ सकेंगे इस ग्राउंड में। और अगर वो आ जाते हैं ग्राउंड में तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें मुतालबा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी मुतालबा वो कर रहे हैं कि उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के, उनके लिए फील्ड पिच ही उखाड़ दी गई है, ग्राउंड ही सारा जो है वो उनके लिए उजाड़ दिया गया है। अगर वो लैंड कर जाते हैं ग्राउंड में तो फिर जाहिर है इलेक्शन वो लड़ते हैं, जिस तरह कि आप फरमा रही हैं, ये आपका सवाल है। तो मुझे नहीं नज़र आता ऐसा कोई भी चांस कि वो कोई बहुत बड़ी मेजॉरिटी से हार जाएंगे, बल्कि मुझे इसके बरक्स नज़र आता है कि वो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी से जीतने की टेंडेंसी रखते हैं। उसकी 2-3 वजूहात हैं। अगर मैं सिर्फ पंजाब की ही बात करूँ, पंजाब में अभी एक पार्टी है जो इस वक्त एक स्लीपर सेल का काम कर रही है और उसका नाम है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, IPP गालबन, जिसका एब्रीवेशन है। वो कहाँ गायब है बिल्कुल। आपने कोई मंजरनामे में देखा, कोई पिछले कोई हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर कोई आए हो, कोई बातचीत की हो, कोई एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है। उससे पहले वो आए, इकट्ठे हुए, पार्टी लॉन्च की, तकरीरें की। ना अफवाह चौधरी साहब का पता है, ना ओन चौधरी साहब का पता है, ना फिरदौस आपा का पता है, ना चौहान साहब का पता है। क्या वजह क्या? कहाँ गायब है? मैं भी ये सवाल कर रहा हूँ, भाई वो कहाँ गायब है? अब वो स्लीपर सेल जो होता है ना, वो खामोश रहता है जब तक उसकी जरूरत पेश नहीं आती। तो अभी वह खामोश, अभी जब उनकी जरूरत पेश आएगी ना, जो कि ज़ाहिर है इवेंचुअली आगे आनी है, तो फिर उनको एक्टिवेट किया जाएगा। उनके कहेगा भाई जागें, उठें। थोड़ी देर पहले तो हमने देखा, कुछ दिन पहले, हफ्तों पहले तक तो लाहौर में उनके झंडे भी लगे हुए थे जब उनकी पार्टी का आगाज़ हो गया। तो जब वो जागेंगे तो वो डेंट डालेंगे उन स्टैब्लिश पार्टीज़ को जो कि ऑलरेडी पंजाब के अंदर ऑपरेट करें, जिसमें लार्जली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो उन्होंने अपना एक ड्यू शेयर लेके जाना है। इलेक्टेबल्स उनके अंदर एक अच्छी तादाद के अंदर मौजूद हैं। गो कि हम ये कहते हैं कि जी लोग उन चेहरों से तंग आ चुके हैं वगैरह वगैरह, बट हमारे यहाँ आज भी इलेक्टेबल्स की सियासत जो है वो चलती है। सो तरीन साहब की और लीम साहब की लीडरशिप के अंदर इतनी वाइज और विजडम वाली लीडरशिप के अंदर जो बंदे उन्होंने इकट्ठे कर लिए, उन्होंने भी जागना है, डेंट पहुंचाना है। और इसमें पीटीआई ने भी अगर ग्राउंड पे रहना है और वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़े, उनको फील्ड भी मिल जाती है, तो नताइज बहुत मुख्तलिफ मैं देख रहा हूँ पंजाब। चलिए ठीक है सना, पीटीआई की तो जो सूरत हाल है, डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ इशारा किया है। पीपल्स पार्टी नून लीग की बात कर लीजिए। इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग इस टाइम मुफाहमत की सियासत में उलझ कर रह गए हैं और आपस में डीलिंग क्या होनी चाहिए, इस टाइम उनका सारा फोकस उस पर है। अवाम में क्या बयानियां लेकर जाना है, इसके बारे में तो वो सोच ही नहीं रहे। अगर आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात की है, जो मैं समझ सकी हूँ, तो मेरा ख्याल है कि अवाम में वो वही बयानियां लेके जाएंगे जो सबसे ज्यादा बिकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कमर कसनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी हमारी नून लीग के जराए से बात हो सकी है उसमें ये तो वाजे है कि नून लीग एंटी एस्टेब्लिशमेंट की किसी न किसी हद तक लाइन जरूर लेगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती है कि इस पोजीशन में लेके आए कि वो उनके बारे में बात करे और उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर सके या उनको दोहरा सके, क्योंकि उनका जो वोटर है वो अभी भी एक तरह से उस मोड में मौजूद है कि वो खामोश जरूर है लेकिन खत्म नहीं हुआ। लेकिन एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया उनका उन लोगों के बारे में होगा जो अब रिटायर हो चुके हैं। हाजिर सर्विस फौज के बारे में वो ज्यादा बात नहीं कर सकेंगे। माजी में फौज ने उनके साथ जो किया पानामा के हवाले से, तो इसलिए उनका टारगेट जो होगा वो साबिक आर्मी चीफ हो सकते हैं, साबिक DG ISI हो सकते हैं, साकिब निसार साहब हो सकते हैं, जो कि जिक्र कर भी चुके हैं नवाज शरीफ साहब अपनी गुफ्तगू में। तो आई थिंक अगर ये बयानिया नहीं होगा तो फिर नून लीग का बयानिया बड़ा कमजोर होगा। सिर्फ वोट को इज्जत दो के नाम के ऊपर वो अपने वोटर को वोट के लिए नहीं बाहर निकाल सकते। दूसरा, जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपने बात की है, तो आई थिंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस चीज से बड़ी जख्म खोरदा है कि वो जगह जो वो लेना चाहती थी वो उसको अभी तक नहीं मिल सकी है। एक वक्त में बिलावल भुट्टो साहब को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कोट कर रही थी पीपल्स पार्टी, लेकिन अब बड़ी खामोश है और इस लाइन से पीछे हट गई है, क्योंकि उनको पता है कि जो मामला हैं वो नून लीग से शायद सेटल्ड हो चुके हैं। फहीम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि हमारे यहाँ कोई भी इलेक्शन जो है
वो मुनसिफाना नहीं होता, तो इस इलेक्शन में भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहे किसी हद तक हो लेकिन जरूर होगी, तो उसमें पीपल्स पार्टी का निशाना भी पीटीआई नहीं होगी बल्कि मुस्लिम लीग नून होगी। और ये बहुत से हलकों से ये बात कोट की गई है और ये दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी सही मायनों में महाजराई इस वक्त नून लीग के साथ कर रही है, सिर्फ लफ्जी जंग नहीं है। और इसलिए क्योंकि उनको कोई ऐसी पंचिंग बैग चाहिए जिसको रख के सामने वो अवाम के सामने जा सके, और वो अपना 2008 से 2013 तक का जो फेज है वो उसको एक सुनहरे दौर के तौर पर पोर्ट्रे करके अवाम के सामने लाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे नून लीग 2013 से 17 के बारे में कसीदे पड़ेगी। तो मेरा ख्याल ये है कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग डायरेक्शंस में होंगी, लेकिन किसी न किसी को सामने रखकर वो जरूर तनकीदी जो एक एजेंडा है वो सामने लाएंगे, लेकिन वो हरगिज़ पीटीआई नहीं हो। बिल्कुल ठीक है। फहीम, आपसे मैं पूछ लेती हूँ, इस वक्त जो अवाम है वो बाशऊर हैं, आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा के जो इंतखाबात हैं, इलेक्शन हैं, पिछले इलेक्शन से किस तरह मुख्तलिफ होंगे? देखिए, अगर अवाम बाशऊर है ना तो ये आपको पता चल जाएगा इलेक्शन वाले दिन। ठीक। अगर लोग बाशऊर हैं तो वोट कास्टिंग की शरह जो है वो बहुत कम नजर आएगी, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अगर आपने पीटीआई को इलेक्शन के मैदान से बाहर रखा तो आप पंजाब में खास तौर पे देख लीजिएगा कि वहां पे आपको वोटिंग की शरह का बड़ा मसला पैदा होगा, और वो जो इलेक्शन कमीशन के कवानीन है ना वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे कि आपको कम से कम 10% ख्वातीन के वोट चाहिए। ये वोट अगर आपको नहीं मिलता तो रिजल्ट जो है वो दोबारा इलेक्शन कराने की तरफ जाता है, इलेक्शन कमीशन का रूल ये कहता है। तो ये बाशऊर होने का जो बात है ना, ये इसके ऊपर आवाम के ऊपर छोड़ देते हैं, ये सिर्फ लेकिन सोशल मुझे जो मीडिया बात की बहुत हद इंपॉर्टेंट लगती तक है महदूद है, आप ये कह रहे हैं? जी जाहिर है। और कितने लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? क्या हमारे यहाँ आज भी इस मुल्क की आप जो हम अब 25 करोड़ हो गए हैं, ये 25 करोड़ में से जो लोग इलेक्शन में वोट डालने के अहल हैं वो सब जो हैं उन तक सोशल मीडिया की रसाई है? ऐसा नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि बाशऊर होना या बेशऊर होना मसला नहीं है, मसला ये है कि रिजल्ट कहीं और बनना है। जब रिजल्ट ही कहीं और बनना है तो अब आवाम को सिर्फ और सिर्फ लाइनों में लगना है, अगर आकर धूप में आके खड़े होना है, पोलिंग कैंप्स लगाने हैं, इंतखाबी मैदान में जाकर जो नारेबाजी करनी है, तो इनके बाशऊर होने का जो है आपको इलेक्शन से पहले बस अब तो अनाउंसमेंट हो गई, अब तो पता चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। बयानिया सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी तरफ सना भी इशारा कर रही थी कि बयानिया क्या होगा। बयानिया है ही नहीं किसी के पास। आवाम की इस वक्त जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। 1978 से यही नारा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इसी नारे को लेकर चल रहे थे, आज तक वो नारा जो है उसी तरह से मौजूद है। ना लोगों को रोटी मिली है, ना कपड़ा मिला है, ना मकान मिला है। उसके बाद हुकूमतें चेंज होती रही, उसके बाद पार्टीज जो इंतखाबी सियासत मुख्तलिफ अंदाज में करती रही, नारा यही रहा है, अल्फाज चेंज हो गए, नारा यही रहा है। जब तक लोगों को ये नहीं मिल जाता उस वक्त तक कुछ भी नहीं होना है। बिल्कुल ठीक। फॉर एग्जाम्पल हम ये सपोज कर ले कि उन्हें इजाज़त है और इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई पाबंदी आयद नहीं की जाती, लेकिन सिर्फ इजाज़त होना मैटर नहीं करता। ऑन ग्राउंड आपको जो इलेक्शन के तमाम जो तकाजे हैं, जिससे से आपको कंपेन करने के हवाले से माहौल नहीं मिलेगा। फहीम, जवाब देना चाह रहे हैं इसका, मैं क्विक रिस्पॉन्स हाँ या ना में फहीम का भी ले लेती हूँ, उसके बाद मुझे ब्रेक अनाउंस करनी है। जी फहीम। मैं तो कहता हूं कि पीटीआई जो इलेक्शन लड़ेगी और उनको जो है वो कुछ सीटें भी दी जाएंगे। एक हंग पार्लियामेंट के लिए आपको चाहिए भाई, नवाज शरीफ को डराना नहीं है क्या? नवाज शरीफ को किससे डराएंगे? इससे कम पाकिस्तान पार्टी से पॉसिबल नहीं है, पीपल्स पार्टी से पॉसिबल नहीं है। उनके लिए असल डर जो है वो पीटीआई है। सही। और पीटीआई को इलेक्शन में रख के जो है डराने के लिए एक चीज तो चाहिए ना। ठीक है, यानी कि इलेक्शन में बल्ला होगा। बिल्कुल ठीक। अब ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम नवाज शहबाज सियासत को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि नून लीग के बड़ों में तशवीश पाई जाती है कि शहबाज शरीफ लंदन में कई हफ्ते गुजारने के बाद उसी हफ्ते के दौरान वतन वापस पहुंचे थे, लेकिन लाहौर आमद ने अपने बड़े भाई और पार्टी सरबराह नवाज शरीफ से ही रूबरू मुलाकात के लिए एक अचानक वापसी का मंसूबा बना दिया। हाँ जी, और लंदन रवाना हो गए। और दूसरी जानिब अगर ये देखा जाए तो नवाज शरीफ ने जिस तरह से जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के खिलाफ बयानात देकर अपनी इंतखाबी मुहिम के मुतालिक जारहाना अज़ाइम जाहिर किए हैं, नून लीग के करीबी ज़राए का ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई को इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ रवैया अपनाने से बाज रहने पर कायल करने की कोशिश करेंगे। तो क्या वो इसमें कामयाब हो जाएंगे? सबसे पहले मैं पूछ लेती हूँ सना आप ही से। मुश्किल सवाल है,
और मेरा ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ साहब के लिए कन्विंस करना अपने बड़े भाई को मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि अगर आप इनकी पिछली 30-40 साल की सियासत देखें तो उसमें सबको पता है कि शहबाज शरीफ साहब की कितनी सुनी जाती थी। एक बड़ी वाज़ेह ग्रुप बंदली इस जमात के अंदर मौजूद थी। कुछ ग्रुप के लोग थे जो कि शहबाज शरीफ साहब के साथ हमेशा खड़े होते थे और कुछ ऐसे थे जो कि नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े होते थे। जब शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर भी बनाया गया तो कुछ ऐसे लोग थे जो कि दाएं बाएं से नून लीग के गायब हो गए और वो मियां साहब को ही सपोर्ट करते थे। तो आई थिंक ये मुश्किल फैसला जरूर होगा, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि वो सिर्फ एक खास पैगाम लेके या कुछ खास पैगामात लेकर लंदन गए तो सिर्फ यही नहीं है। जो नैब के केसेस खुले और जो 7 दिन का एक टाइम फ्रेम रखा था साबिक चीफ जस्टिस अता बंदियाल साहब ने, उनके उस टाइम फ्रेम की मुद्दत खत्म हो रही थी और नैब को हर सूरत में उन केसेस को खोलना था। लेकिन जिस बर्क रफ्तारी से हमने नैब को कल से आज तक काम करते देखा कि वो सारे पलंदे लेके उन केसेस के एहतसाब कोर्ट में पहुंच गए, खत लिखा, फिर उनसे कहा कि जी इनकी हेयरिंग्स करवाएं, तो लगता अब ये है कि एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होगा। लेकिन अगर ये अक्रॉस द बोर्ड हुआ तो वो उस वक्त माना जाएगा जब उसमें अफसरान के भी एहतसाब होंगे, सरकारी एहलकारों के भी एहतसाब होंगे और उसमें सियासतदानों के भी होंगे। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब के पास कोई चॉइस नहीं है वतन वापस आने से पहले, लेकिन वो जो एक बयानिया वो बिल्डअप करना चाहते हैं कि जी साबिक आर्मी चीफ का एहतसाब हो, साबिक DGISI का हो, इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस का हो। मेरा ख्याल ये है कि इस बयानी के ऊपर उनको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या हल्का हाथ रखना पड़ेगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को, अदलिया को बुरा भला कह के आप इंतखाबी मैदान में नहीं उतर सकते। क्योंकि पहले भी जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था तो जो लैंग्वेज जिस तरीके से ये जलसों में बात कर रहे थे, इसके ऊपर काफी लेदे हुई थी और नवाज शरीफ साहब को फेस भी करना पड़ा था। तो आई थिंक इस मर्तबा उनको ये समझाया जा रहा है कि जरूर आप इंतखाबी मुहिम में इस किस्म की बातें रखें, क्योंकि कोई ना कोई नैरेटिव तो आपको रखना है, कोई ना कोई पीस ऑफ टारगेट आपके पास होना है। लेकिन अगर आप इतने सख्त जुबान इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो एक्सेप्टेंस की फिजा बनी है, वो एक्सेप्टेंस की फिजा नून लीग के बजाय किसी और की गोद में चली जाएगी और उसको फायदा होगा जो कि उसके लिए बेताब है। तो आई थिंक ये चीजें अंडरस्टैंड करवानी शहबाज शरीफ साहब को बड़ी जरूरी है और इसी के लिए वो एक उजलत में भी गए हैं और इसके साथ साथ जो नैब केसेस हैं ये भी एक बड़ा चैलेंज है, उस पर भी शायद बात हो। बिल्कुल ठीक है सुहेल, आपसे मैं पूछ लेती हूँ, मरियम नवाज भी इसकी तरफ इशारा कर रही हैं कि हम इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते, तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ मान जाएंगे? देखिए मरियम का ये स्टेटमेंट, हम इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते, प्रैक्टिकली मेरे ख्याल में इस काफ़ी हद तक की बात मुख्तलिफ है। दोबारा आवाम की हम हमायत हासिल कर सकते हैं जी। लेकिन जैसा कि सना ने कहा कि उनको कुछ थोड़ा सा इसके ऊपर इस अपनी पॉलिसी को, स्ट्रेटजी को रिव्यू करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। बसूरत दीगर इस चीज़ को जिस ऐसे एंगल पे वो जाके टेकअप करने जा रहे हैं, दोबारा एक ऐसे तसादुम की तरफ चले जाएंगे जिसके नतीजे में जो सियासी इस्तेहकाम का एक ख्वाब देखा जा रहा है वो दोबारा अधूरा रह जाएगा। तब उन्होंने आगे बढ़ना है तो जरूरी है जहां जहां सिस्टम में खराबियां हैं, जहां जहां मसाइल हैं, वो दूर होना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप कहें जी नहीं मैंने पहले सब लोगों से इंतकाम लेने और फिर मामला आगे बढ़ने हैं। और इवन सुप्रीम कोर्ट के एक वो जज जिन्होंने आइंदा साल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, उन्हें भी कहें जी कि आजकल मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं जी कि कुछ ही रोज बाद एक ऐसा सिनेरियो बनेगा कि जो माजी के अंदर जिन जजेस ने अपने रोल ठीक नहीं प्ले किया नून लीग के मुताबिक, उन्हें घर भेज दिया जाएगा। तो ये इस किस्म की खबरें बाहर बहुत ज़बानें ज़द आम हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा सियासी लिहाज से भी और ना ही और मुआशी लिहाज से भी। तो लिहाजा इस पर ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर जब आप आइंदा इलेक्शन की तरफ से बढ़ रहे हैं और आपकी सबसे जो बड़ी मुखालिफ जमात थी वो खुद अदालतों में मसरूफ़ है अपने मुकदमात का सामना करने में, तो अब मेरे ख्याल में बड़ों को बैठ के दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि आने वाले दिनों में अमूर मुमलिकत बेहतर अंदाज में चल सके, हर इदारा अपने आईनी किरदार के मुताबिक अपना रोल प्ले करे। और ये जो एक मरतबा फिर कन्फ्रंटेशन है ये नहीं होनी चाहिए। कन्फ्रंटेशन ना हमारे सिस्टम को सूट करेगी, ना हमारे सियासी इस्तेहकाम को सूट करेगी और ना ही मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से कोई किरदार अदा कर पाएगी। लेकिन अब इस वक्त इंपॉर्टेंट है, जब शहबाज शरीफ साहब अभी पहुंचे थे, दोबारा फौरन वापसी का ठीक, सुहेल पॉइंट क्लियर है आपका। मुझे फहीम की तरफ जाने दीजिए। फहीम, आपको क्या लगता है कि छोटे भाई बड़े भाई के पास क्या क्या पैगामात लेकर गए? और ये भी बता दीजिएगा कि सवाल अब हमारा जो थोड़ा ट्रिकी है कि जो इलेक्शन में माहौल साजगार किसके लिए बनाया जा रहा है, नून लीग में शीन के लिए या नून के लिए? देखिए सबसे पहले तो ये कि जो आपका ये सवाल है जो स्क्रीन पे भी चल रहा है कि क्या छोटे भाई बड़े भाई को एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानात देने से रोक पाएंगे, मुझे ये तो बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयान है कौन सा।
कोई ऐसा बयान मुझे बताएं तो सही ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज ने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया, तो एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयान तो नहीं है। जब 2000 जो आखिरी इलेक्शन है जो 2018 के हुए थे, उनके नतीजे में पीटीआई को लाया गया। पीटीआई के साथ, पीटीआई ने जो इस मुल्क का हशर किया वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। अगर यही बात आम आदमी कह रहा है, सोच रहा है कि जनाब पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं डिलीवर कर सकी, तो नवाज शरीफ भी यही बात कर रहे हैं। ये अगर एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया है तो फिर मैं आपसे एग्री कर लेता हूं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया है। इमरान खान साहब को, चेयरमैन पीटीआई साहब को लाने के लिए नाम मैंने इसलिए ले लिया कि अब तो निगरान वजीर आजम साहब भी कह चुके हैं कि जनाब उनके नाम लेने पे कोई पाबंदी नहीं है। तो जब उनको लाने के पीछे बाजवा साहब थे, वो खुद भी मानते हैं चेयरमैन पीटीआई। फैज हमीद साहब, फैज साहब के मामले में भी जो है सबको पता है कि उनको लाने में, उनको आगे करने में जो है वो मुलव्विस थे। तो अगर उनका नाम लेकर नवाज शरीफ साहब कोई बात कर रहे हैं तो इसमें कौन सा मुजाहिका है? मैं तो नहीं समझता कि वो कोई गलत बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। उसके साथ जो उनका अलग दूसरा जुमला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों ने इस मुल्क को यहाँ तक पहुंचाया है, इख्तिदार से ज्यादा मैं उनके खिलाफ कार्रवाई में दिलचस्पी रखता हूँ। बिल्कुल ठीक है, होनी चाहिए कार्रवाई, और यही तो वो बयानियां हैं जिसकी बुनियाद पर वो अवाम में जाएंगे। क्या आपको नहीं याद कि 2013 के इलेक्शन में वो मुशर्रफ साहब के खिलाफ एक बयानिया लेकर चले थे, और उस बयानिया के बाद जब वो गवर्नमेंट में आ गए तो उन्होंने मुशर्रफ साहब के खिलाफ केस भी किया था। इस दफा भी मुमकिन है कि वो आकर केस करें। अब आ जाते हैं सवाल की जानिब कि वो क्या बयान, क्या यहाँ से पैगाम लेकर गए। देखिए, पैगाम रसानी के डेफिनेटली आज के दौर में तरीके बहुत ज्यादा मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो पैगाम रसानी के साथ साइफर के दौर में हुआ है और साइफर के जरिए हुआ है, उसके नतीजे में जाहिर है हर शख्स जो है उस बात से मोहतात रहता है कि मेरी बात किसी और तरह से ना पहुँचा दी जाए। तो किया यह जाता है कि पर्सन टू पर्सन जो है वो मैसेज हो जाए। मैंने आपको कल भी बता दिया था कि वो क्या मैसेजेस लेकर जा रहे हैं। बहुत क्लियर मैसेजेस हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनके लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए। और नवाज शरीफ साहब के मैसेजेस वो यहाँ लेकर आए थे, अब वो वहाँ लेकर गए हैं यहाँ से जो भी उन्हें जवाब मिला है कि जी आप आना चाहते हैं, कुछ शराइत हमारी हैं, कुछ आपकी हैं। उन्हें उनके कार्ड्स दिखा दिए गए हैं कि जनाब अगर आपने जरा सी भी ऊंच नीच की, अगर आपने पूरी बातें हमारी नहीं मानी तो नैब केसेस आपके पड़े हुए हैं। आज दिखा दिया गया एक कार्ड खोल के कि जनाब ये लीजिए केसेस जो हैं वो अदालतों में पहुंचाए चले जा रहे हैं। तो दोनों तरफ से एक बसात बिछी हुई है, उस बसात के ऊपर जो है शतरंज के मोहरे जो है वो आगे पीछे किए जा रहे हैं। अवाम को इससे कोई गर्ज नहीं है। अवाम का मसला वहीं का वहीं है। अवाम को महंगाई से निजात चाहिए, अवाम को सस्ती रोटी चाहिए, अवाम को सस्ता पेट्रोल चाहिए, अवाम को सस्ती बिजली चाहिए। वो कौन देगा? बिल्कुल ठीक है, ठीक। फ़हीम, पॉइंट आपका क्लियर है। वोट को इज्जत दो का नारा था मुर्तज़ा पहले नवाज शरीफ का ही, और अब नवाज शरीफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट नारा लेकर एक दफ़ा फिर से आना चाह रही है। वही बयानिया जो कि अवाम में मकबूल था, और यही नहीं, कहीं ना कहीं से पीटीआई चेयरमैन के साथ ये बयानिया आप नहीं लगते कि कहीं ना कहीं से मैच करता है? अब चूंकि नज़र ये आ रहा है कि अवाम में जाने के लिए है कुछ नहीं, तो फिर यही बात कर ली जाए। ज़ाहिर है कोई और रीज़न है नहीं उनके पास, बयानिया नैरेटिव है नहीं। इस पे हमारे बाकी जितने पैनलिस्ट हैं वो इस चीज़ से एग्री करते हैं। लेकिन मैं इस कॉन्वर्सेशन को किसी और पैराए में भी देखता हूँ, और उसमें मैं इसलिए देखता हूँ कि मियाँ साहब भी ज़ाहिर है इस बारे में सोचते तो ज़रूर होंगे। और वो चीज़ ये है कि लेट्स से मियाँ साहब आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने ऐसा क्या करना है कि मुल्क के अंदर काया पलट जाएगी, दूध और शहद की नहरें बहने लग जाएंगी। चलें यार, वो तो खैर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है। महंगाई बहुत कम हो जाएगी, सड़कों का जाल बिछ जाएगा, डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लग जाएंगे। ऐसा क्या होगा? मियाँ साहब भी तो बैठते सोचते होंगे यार अच्छा चलो इक़्तिदार में आके बैठ गए, कांटों की स्टेज पे दोबारा आके बैठ गए, सेटलमेंट्स भी हो गई, व्हाट नाउ? अगर वो बैठ जाते हैं और डिलीवरेंस नहीं दे पाते तो उनकी दुख्तर आगे जिन्होंने अगली प्राइम मिनिस्टरशिप की उम्मीद लगाई बैठी है उनको चैलेंज होगा, क्योंकि ये भी फेल हो जाएंगे और उससे पहले उनके चचा भी फेल हो गए जो 16 महीने वो इक़्तिदार में बैठे रहे, और उससे पहले भी जो उन्होंने हुकूमतें की वो डिलीवरेंस या वो कहानियाँ नहीं रही। सो अगर वो इस मरतबा इक़्तिदार में नहीं बैठते तो हाँ शायद वो इस ना बैठने को अपनी बेटी को आने वाले वक्त में या जिस किसी ने भी उनके इस मनसब को आगे संभालना है वो कैश कर सकें। एक तो आप इसको तनाजुर में ज़रूर सोचिए। दूसरी बात यह है कि चलें जी वो आने लगे हैं तो आने के लिए उनके पास बड़े बड़े चैलेंजेस क्या हैं? सबसे बड़ा चैलेंज उनके केसेस का है। क्लीन चिट मिले ना मिले अभी भी सवालिया निशान है। ये ना प्रैंक हो जाए, वहाँ लैंड करें और गिरफ्तार करके अंदर डाल दें। दूसरा है इकॉनमी का खाली तिजोरी है भाई, पैसे ही नहीं है, मुल्क कैसे चलाना है आपने? जिस बंदे ने बैठ के तिजोरी चलानी है इसहाक डार, मैं कल भी बात कह रहा था, वो 16 महीनों में कोई 12-14 महीने में बैठ के गए हैं, जितने भी महीने बैठ गए वो क्या करके गए हैं। तीसरा उनको चैलेंज है सबसे बड़ा कि इस वक्त जो पॉलिटिकल इस वक्त मैदान सजा है ना वो बड़ा मुश्किल है, टफ है।
मियाँ साहब के लिए ये नहीं कि वो आएंगे और ग्वाल मंडी से भी उठ के लोग जो है उनको वोट डाल करेंगे, उन्हें अपने ग्वाल मंडी के वोटों की टेंशन पड़ी हुई है। तो मियाँ साहब को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, और अगर पीटीआई को, जिस तरह फ़हीम कह रहे हैं, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि पीटीआई को कवी इम्कानात हैं कि स्टेज मिल सकता है जस्ट टू टेल पीएमएलएन के जी आप अपनी लिमिट्स में रहें, तो फिर मियाँ साहब को तो कांटों की सेज ही मिल रही है। तो मियाँ साहब ने इस एक्सरसाइज को आके यहाँ पर क्या करना है, और उनके जो इर्द गिर्द कार्ड रखे गए हैं जिसमें नैब समेत, मैं तोशा खान अभी खबर की देख रहा था कि जो गाड़ियाँ बेची गई हैं इस पर भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो केसेस चल रहे हैं उनको भी खोलने के हवाले से कार्रवाई का आगाज़ हो गया। तो ये तो सारे ट्रम्प कार्ड रख लिए गए हैं। तो मियाँ साहब ने आगे करना क्या, बैठ के करना क्या है, उनके लिए आगे जो मैदान है वो सजा नहीं है उस तरह जिस तरह वो चाहते हैं। बिल्कुल, और नैब की तरफ से भी इशारे दे दिए गए हैं, ऐसी से ज़ायद केसेस हैं जिनको रीओपन किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक, आपके पॉइंट्स क्लियर हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तरफ मुझे आगे जाना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम बात करेंगे निगरान वज़ीर आज़म का दौरा अक़वाम मुत्तहिदा। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा अक़वाम मुत्तहिदा इस टाइम ज़ेर गौर है, ज़ेर बहस है। साइड लाइन्स मुलाकातें हैं जो कि जारी हैं। दुनिया को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से बात की जा रही है और उनके हल पर तजावीज़ भी पेश की जा रही हैं। बड़ी ताकतें हैं जो कि हमेशा की तरह बड़े बड़े ऐलानात कर रहे हैं और अपने मफादात के तहत एजेंडों को आगे बढ़ाने की भी बात की जा रही है। एक ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ मुआशी मुश्किलात का शिकार है और अपने मफादात का सोच रही है, और पाकिस्तान जो मुआशी मुश्किलात का शिकार है, दुनिया हमें कैसे देखती है? मैं सबसे पहले फ़हीम आप ही से पूछ लेती हूँ। दुनिया हमें देखती है इस तरह कि जी हम हर वक्त हाथ फैलाए खड़े रहते हैं और हम अपनी इकनॉमी को संभालते नहीं हैं। हमसे कोई तिजारती मुआहदा हो नहीं सकता, हमसे हमारी सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, हमारी सिक्योरिटी की वजह से हमसे कोई तिजारत के मामले को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। तो हम इस वक्त पूरी दुनिया में जो एक वर्ड कुछ अर्से पहले सिफारती सतह पर कहा जाता था और मुख्तलिफ सियासतदान जो हैं वो हुकूमतों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते थे कि हम सिफारती सतह पर तना हैं, तो वाकई इस वक्त हम सिफारती सतह पर तना हैं। लेकिन ना मैं कुछ दिन पहले की मैं आपको बात बता दूं कि अभी हम पिछले साल बहुत बुरी तरह से हम सैलाब से गुजरे थे, सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। उसके बाद एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस डोनर्स कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान को कुछ देने के ऊपर इत्तेफाक नहीं हो सका था। और हम फिर जो है कल सूरह यूनुस की आयत पढ़ के जो है वो माहौल की बातें कर रहे थे वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब, निगरान वज़ीर आज़म साहब, कि भाई माहौल को बेहतर बनाना है तो कैसे बनाना है, हमने तुम्हें ज़मीन पर नायब बनाकर भेजो, हम देखेंगे तुम कैसे अमल करते हो। और फिर वो माहौल के ऊपर आ गए। भाई माहौल को माहौल दिखा दिखा के आप अपना सियासी माहौल भी तो दिखाएं बेहतर करके पहले लोगों को, आप अपने यहाँ कोई स्टेबिलिटी भी तो दिखाएं लोगों को। फिर सबसे बढ़ के बात, आप मईशत के ऊपर इतने ज़्यादा हम कंसर्न शो कर रहे हैं अपने, आप एक 5 स्टार होटल में जाके वहाँ पर ठहरे हैं, गरीब मुल्क के आप जो है निगरान वज़ीर आज़म हैं, और आप जो है वहाँ लोगों को क्या तासुर देना चाहते हैं कि आपके लिए कोई मसला ही नहीं है क्या? वहाँ पे यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान के नारे के पीछे भागते भागते हमें 50 साल हो चुके हैं। और जनाब यहाँ से जो भी हमारा नुमाइंदा जाता है वो वहाँ जाके खूब अय्याशियाँ करता है, लमोजिन कारों में सफ़र करते हैं, 5 स्टार होटल्स में रहते हैं। खुदा के लिए दुनिया को ये मैसेज भी दीजिए कि हम एक गरीब कौम के नुमाइंदे के तौर पर आए हैं और हम अपनी अय्याशियां जो हैं वो तर्क करके यहाँ पर खड़े हैं। आप हमारी मदद इस बुनियाद पर कीजिए कि हमारे अवाम को मदद चाहिए। इस तरह नहीं होगा, दुनिया अब आपको सीरियस नहीं लेती, आप सिफारती सतह पर तना है। इतना बड़ा मामला हो गया इंडिया वाला, आप इंडिया के उस मामले के बावजूद आप ये देख लीजिए कि किसी एक मुल्क ने अलावा कनाडा के किसी ने अभी तक अपने तिजारती मिशन वहां भेजने से मना नहीं किया है, अभी तक किसी ने अपने तिजारती ताल्लुकात तोड़ने की बात नहीं की है। आज वहां पर एक कनाडा में एक और सिख को कत्ल कर दिया गया, लेकिन आप देखें कि आलमी बरादरी की तरफ से कोई रिएक्शन नजर आ रहा है आपको इंडिया की तरफ? क्योंकि उनकी मईशत बहुत मजबूत है, क्योंकि उनके तिजारती मुआहदे हैं मुख्तलिफ दुनिया के लोगों के साथ। आप कहाँ खड़े हैं? आपके पास अपने रिजर्व के नाम पे $1 अरब नहीं है, जो है वो दूसरों के दिए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। सोहेल, आपको क्या लगता है ये बहुत मुश्किल है हमारे वज़रा के लिए कि वो अपना बजट जो है वो बिल्कुल कट टू साइज़ कर दें और आने वाले वक्त में देखें कि दुनिया हमें देख किस तरह से रही है और किस तरह से हमारे डिफ़ॉल्ट की एक तलवार है हमारे सर पर लटक रही है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह से शाहाना प्रोटोकॉल। तो आप क्या समझते हैं दुनिया हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करे? सना, मामला ये है कि हम लफ्जी जमा खर्च तो ज़रूर करते हैं लेकिन अमली इक़दाम नहीं करते। हम समझते थे कि जैसे ही दुनिया को बताएं बातों पर वो एतमाद करेंगे। बहुत अरसा दुनिया ने हमारी बातों पर एतबार भी किया, लेकिन अमली तौर के पर हमारे इक़दाम ऐसे नहीं थे जिसके नतीजे में
अब हमारी उस बात को उस तरह से वेटेज नहीं दी जाती। देखिए, जब निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ साहब अमेरिका के दौरे पर है, वहाँ पे उन्होंने IMF के सरबराह से भी मुलाकात की और उन्होंने वही बात की जो पाकिस्तान की अवाम मुसलसल कह रहे हैं, लेकिन मजाल है कि हुक्मरान तबके की कान पर जूं रीख जाए उस तरफ देख सकें। जिसको भी कोई सेटअप मिलता है ना, वो वजीर मुमलिकत हो, वो SAPM हो, वो स्टेट मिनिस्टर हो या फेडरल मिनिस्टर हो या निगरान वज़ीर आज़म हो, वो ये समझते हैं कि मुझे यह मौका मिला शायद दोबारा नहीं मिलेगा, तो बातें मैं जो करूं लेकिन अमली तौर के ऊपर मैं जो कुछ अपने लिए कर सकता हूं मैं कर लूं। काकड़ साहब जो वहां पर जाके बात कर रहे हैं, दुनिया को लेक्चर दे रहे हैं, उनके सामने एक प्रपोजल आई कि पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज का सिलसिला जारी है, निगरान हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज है महंगी बिजली के बिल, और इस तरफ अमली इक़दाम उठाने के लिए जो सबसे बड़ा स्टेप है, वज़ारत ख़जाना ने रिकमेंड किया कि जो मुफ्त बिजली है सालाना 20 अरब रुपए की वापडा के मुलाजमीन को मिलती है, वो खुद भी इस्तेमाल करते हैं, आगे मुख्तलिफ लोगों को फरोख्त भी करते हैं, इसको बंद कर दीजिए। तो काकड़ साहब की जहां पे जरूरत थी, जहां पे उनको कोई पॉलिटिकल स्टेक नहीं था, एक्शन ले सकते थे, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, पहले मुल्क भर के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, हुकूमत के लिए एक और नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी, इस मामले को दबा दो। मना कर दिया, मुफ्त बिजली खत्म नहीं करनी, और खुद त्यारा पकड़कर अमेरिका पहुंच गए, वहां लेक्चर दे रहे हैं। वहां IMF की सरबराह ने उनसे क्या कहा, उन्हें कहा कि गरीबों को रिलीफ दीजिए, गरीबों से कम टैक्स लीजिए, अमीरों पर टैक्स जो बोझ ज्यादा डालिए, और यही डिस्पैरिटी अवाम मुसलसल कह रही है, मीडिया भी कहते हैं कि आप देखिए, एक पेट्रोल है, ये गैस है, वो सब्सिडाइज रेट के ऊपर अगर बिल्कुल ठीक है सोहेल, डॉक्टर साहब मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म है वो सेल्फीज लेने में मसरूफ़ हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी उनको तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। करप्शन स्कैंडल्स हैं इस हद तक हैं कि सैलाब ज़दगान की इमदाद को उठाकर देख लीजिए कि किस तरह से हमने उसके साथ किया क्या है, तो वाकई दुनिया हमारे साथ ट्रीट करे तो फिर करे कैसे ठीक से। मैं कहीं पर एक मीम देख रहा था कि हम वज़ीर आज़म को जनरल असम्बली का इजलास से इतनी करीब से देखने पर मुबारकबाद पेश करते हैं, वो एक सेल्फी के नीचे लगा हुआ था। बट एनीवे, जोक्स अपार्ट, वज़ीर आज़म को बहुत सारे अहम इशूज़ हैं जिसके ऊपर बात करनी चाहिए, जिनों पे बात उन्होंने नहीं की उसका हमने जिक्र कर लिया, लेकिन जिन पे उनको करनी चाहिए उसमें डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मसला अफ़गानिस्तान का है, उन्हें उस पर बात करनी चाहिए। उन्हें ज़बू हाली बतानी चाहिए कि उसका इम्पैक्ट हमारे समेत बाकी हमसाया ममालिक पे क्या हो रहा है, आप किस तरह उसको कोलिजन के अंदर छोड़ के चले गए। उन्हें कश्मीर पे बात करनी चाहिए, उन्हें भारतीय एग्रेशन के ऊपर बात करनी चाहिए, उन्हें हेल्थ पे बात करनी चाहिए, उन्हें डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन के ऊपर बात करनी चाहिए, क्लाइमेट के ऊपर बात करनी चाहिए, उन्हें बात करनी चाहिए कि मिडल ईस्ट के अंदर किस तरह सऊदी अरेबिया और ईरान अपने ताल्लुकात को बहाल कर रहे हैं। तो चूंकि हमारा हमसाया मुल्क है ईरान, हमें उसके साथ ताल्लुकात बहाल करने चाहिए, और उस पर सैंक्शंस लगने के बावजूद अगर मिडल ईस्ट और यूरोपियन कुछ ममालिक उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं और मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं, व्हाई नॉट अस, हमारा तो नेबर भी है, मुस्लिम मुल्क भी है, सो लेट्स वर्क टुगेदर। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके हवाले से हम उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जाके एटलीस्ट वहाँ पे बोलेंगे तो सही, कुछ कहेंगे तो सही, दुनिया को बताएंगे, अपना नैरेटिव देंगे, अपना ओपिनियन देंगे, अपनी राय शेयर करेंगे कि ये वो डायरेक्शंस हैं जिनमें हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि वो सिर्फ वहाँ पे खड़े ये बात करते रहें कि जी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का ख्याल रखें, हमारे कर्जे माफ़ करें। चलिए मुझे सना से भी पूछ लेने दीजिए, क्योंकि डॉक्टर साहब टाइम हमारे पास कम है। सना, साइडलाइंस मुलाकातें चल रही हैं निगरान वज़ीर आज़म की, लेकिन वो उनसे फ़ायदा उठाते दिखाई नहीं दे रहे। मौशी मुश्किलात देख लीजिए, हमारा मुल्क इस टाइम डिफ़ॉल्ट में है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हमारा प्रैक्टिकल जो इस टाइम सूरत हाल है वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। देखिए, बात यह है कि मैं आपके पास वक्त भी थोड़ा कम है, मैं मुख्तसरन ये कहूँगी कि एक तो वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं और उनको जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो किसी नुमाइंदे को भी अपनी जगह नॉमिनेट कर सकते थे, क्योंकि अगर वो वहाँ गए भी हैं तो उससे जो मुलाकातों के हवाले से जो एक गर्मा गर्मी या गर्मजोशी होनी चाहिए वो हमें वहाँ नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी बरादरी को भी पता है कि वो एक वक्ती प्राइम मिनिस्टर हैं। जहाँ तक बड़े स्टेट इशूज़ की बात है तो मुझे ये बताएं कि इतने सालों से हमारे जो परमानेंट प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो जाते रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने क्या उखाड़ लिया उस प्लेटफॉर्म से। हम कभी कश्मीर का तस्करा करते हैं, कभी हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने नहीं भी किया था एक स्पीच में। यानी जो हमारे कोर इशूज़ हैं हम उन्हीं के ऊपर हमेशा बात नहीं, हम यही भूल जाते हैं, हम कहते हैं कि हमने किन चीज़ों के ऊपर बात करनी है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इसका मतलब यह है कि या तो हमारी तैयारी नहीं होती या हमारी बात को सुना ही नहीं जाता। तो मेरा ख्याल ये है कि इस किस्म के प्लेटफॉर्म जो कि आलमी बरादरी के ग्रुप्स मोनोपोलीज का शिकार हैं, वहां पर जाकर इन प्लेटफॉर्म्स पर अपना पुराना ही राग अलापना एक यूजलेस एक्सरसाइज है, और वो भी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर के लिए जिसने सिर्फ कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान को नॉमिनेट करना है। तो आई थिंक उनको जाना ही नहीं चाहिए था, वो किसी को नॉमिनेट करते और जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होता उसके लिए उस प्लेटफॉर्म को छोड़ देते ताकि वो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेशन में उसको कंडक्ट कर सकता या उसमें शामिल होता। बहुत शुक्रिया सना मिर्जा साहिबा, फ़हीम सिद्दीकी साहब, सोहेल भट्टी साहब, मुर्तज़ा डार साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे कहवान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।